इतने दिन छुट्टियां मनाए ना, हो सकता है भूल गए होंगे। मेरा नाम श्रीमती सीमा कुमारी है और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आज मैं प्रथम भाषा के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपने सामने टेक्स्ट बुक ले लीजिए, एक रफ बुक भी ले लीजिए, ठीक है, एक पेन ले लीजिए। हाँ, तो अब आप लोग शायद ले चुके होंगे। ठीक है, अब चलिए पृष्ठ संख्या 1 निकालिए। पृष्ठ संख्या 1, उसमें देखिए क्या दिया गया है। हमारा पहला पाठ, पाठ का नाम क्या है? सुंदर भारत। आपके टीचर यहाँ पे लिख चुके हैं सुंदर भारत। पाठ 1 का नाम क्या है? सुंदर भारत। हमारा भारत देश कैसा है? सुंदर है। हाँ, तो अब इसमें देखिए उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण का मतलब क्या है? जैसे कि मैं अभी आप लोगों को अपने बारे में बताई, अपना परिचय दी, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, अपने बारे में देना, वही है, यानी अपने बारे में उनको बताना। तो इस पाठ में यही बताया जा रहा है, तो वो आपको जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शांतिपूर्वक बैठ करके ध्यान से सुनिए। ठीक है, यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियां नाले, हरे भरे ये खेत निराले, सबको हर्षित करने वाले। यह है भारत देश हमारा। यह भारत देश किसका है? हमारा है, हम सब लोगों का है, किसी एक का नहीं है, सबका है। हम भारतवासी जितने भी भारत में लोग रहते हैं उन सबका भारत देश है, किसी एक का नहीं है, सबों का है। यहाँ बहुत सारे पर्वत हैं, नदियां हैं, नाले हैं और यहाँ के खेत जो हैं वो बहुत ही निराले होते हैं। क्यों? क्योंकि हरा भरा दिखता है, इसलिए वो बहुत सबके मन को भाता है। निराला यानी सबके मन को भाना। चलिए यहाँ पे लिखिए, निराला। निराला का मतलब हो गया सबके मन को भाना। ठीक है, अब आगे है सबको हर्षित करने वाले। हर्षित यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाले, सबको खुशी देने वाले। यहाँ के खेत जो होते हैं सबका मन हर्षा देते हैं, सबको खुश कर देते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। आकर्षित करना यानी अपनी ओर खींचना। हर्षित। दिया गया है सुंदरता में सबसे न्यारा। हमारा भारत देश जो है वो खूबसूरती में सबसे अच्छा है, यानी कि जितने भी विश्व में बहुत सारे देश हैं, सबसे खूबसूरत देश जो है वह हमारा भारत देश है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा देश है इसलिए हम इसे सुंदर कहते हैं, नहीं, सब लोग इसे सुंदर कहते हैं, इसलिए हम भी इसे सुंदर बोलते हैं। यह है भारत देश हमारा, सबसे ऊंचा इसे उठाएं, सब देशों का मुकुट बनाए। अब हम लोगों को क्या करना है? इसको सबसे ऊंचा उठाना है, सबसे आगे बढ़ाना है और सारे देशों का इसे मुकुट बनाना। मुकुट यानी क्या होता है? ताज। मुकुट यानी ताज। अब सबके देशों का हमको भारत देश को ताज बनाना है। इसकी सेवा में जुट जाएं, वाड़े इस पर जीवन सारा। इसकी सेवा में हम लोगों को जुट जाना है, यानी कि कभी भी इसका सर जो है सर से नहीं झुकने देना है। ये कौन करेगा? हम भारतवासी करेंगे। कभी भी इसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सबसे ऊंचा इसे उठाएं, सब देशों का मुकुट बनाएं, इसकी सेवा में जुट जाएं, वाड़े इस पर जीवन सारा। इसके लिए अगर इसके मान सम्मान की बात आए तो अपनी जिंदगी को भी, अपने प्राण को भी न्यौछावर करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे सीमा पर हमारे सैनिक अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, लेकिन वो जंग लड़ते रहते हैं जब तक कि उन्हें जीत नहीं मिल जाती है, वैसे ही हमें भी हर समस्या का सामना डटकर करना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। यह है भारत देश हमारा, यह भारत देश जो है वो हमारा है। अब हम लोग कवि परिचय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? कवि का नाम, इस पाठ के कवि का नाम क्या है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, आप लोग नाम तो सुने ही होंगे। चलिए अब मैं इनके बारे में बताने जा रही हूँ। श्रीधर पाठक कौन थे,
ये कहाँ के रहने वाले, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी 1859 को हुआ। कब हुआ? 11 जनवरी 1859 को। कवि का नाम श्रीधर पाठक। अब हम लोग जानेंगे इनका जन्म 11 जनवरी 1859 को उत्तर प्रदेश के जौंधरी नामक गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश के जौंधरी नामक गांव का नाम क्या था? जौंधरी। उसी गांव में इनका जन्म हुआ। और इनकी शिक्षा किस चीज में हुई मालूम है? संस्कृत और फारसी। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, तेलुगु पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, वैसे ही उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत और फारसी में हुई थी। सरकारी सेवा करने के पश्चात, सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट जॉब वो कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो प्रयाग में आकर रहने लगे। प्रयाग क्या है? जगह का नाम है। प्रयाग में आकर वो रहने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्रज भाषा और खड़ी बोली में, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू किया। कौन शुरू किए? श्रीधर पाठक। किस किस भाषा में? ब्रज भाषा और खड़ी बोली। उसके बाद उनकी मुख्य रचनाएं क्या है? मनोविनोद, कश्मीर सुषमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत। ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। बहुत सारी कविताएं लिखे, बहुत सारी रचना की है, लेकिन ये जो मुख्य रचना है उसका नाम यहाँ पर दिया गया मनोविनोद, कश्मीर सुषमा, गोपिका गीत और भारत गीत। इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की। इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना करके पद्य और गद्य में एकता। पद्य और गद्य क्या है? पद्य यानी कि कविता, 4 पंक्तियों में हम लोग लिखते हैं उसे कविता कहते हैं, और एक कहानी की तरह यानी एक पैराग्राफ में लिखते हैं उसे हम लोग गद्य कहते हैं। गद्य यानी गद्यांश, पद्य यानी पद्यांश। पद्य यानी पद्यांश, गद्य यानी गद्यांश। पद्य यानी हो गया आपकी कविता और गद्य यानी कहानी। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चाहते थे कि इन दोनों को मिलाकर, यानी कि इन दोनों में एकता स्थापित करने की हमेशा कोशिश करते रहते थे। ये दोनों मिलकर रहे, इसकी कोशिश वो बार बार करते रहते थे। इन्होंने अंग्रेजी तथा संस्कृत की पुस्तकों के पद्यानुवाद भी किए। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी में लिखी हुई किताब और संस्कृत में लिखी हुई किताब का पद्यानुवाद, जिसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कहते हैं। अब हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। वैसे ही ये अंग्रेजी यानी इंग्लिश और संस्कृत, इन दोनों का पद्यानुवाद किया, यानी ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखे। खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में इन्होंने उसका ट्रांसलेट किया। वे प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि। उन्हें प्रकृति से बहुत ही प्रेम था, यानी प्रकृति की सुंदरता उनके मन को भाती थी। उसके बाद अपने देश, स्वदेश यानी अपना देश, उससे बहुत ही प्यार करते थे। और समाज सुधार, हमेशा उनकी यह कोशिश रहती थी कि हमारे समाज में किसी तरह की बुराई न फैले, उन सबको हमेशा सुधारने की कोशिश करते थे। किस तरह से? बोल के नहीं, अपने कलम से लिखते थे, कविता लिख करके, कहानी लिख करके उनको अपनी ओर आकर्षित करते थे, ताकि आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, सब मिलजुल करके रहें। अब आपको इस पाठ में
आगे कविता दिया गया है, उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग विषय प्रवेश पृष्ठ संख्या 2 निकाल लीजिए। विषय प्रवेश ऊपर में दिया गया है, भारत सुंदर देश है। भारत जो है वो सुंदर देश है, भिन्न धर्मावलंबियों का देश है। यहाँ पर तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं। 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसमें भी बहुत सारे अपने अपने जात पात के लोग रहते हैं। तो हम लोग जो हैं एकजुट होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की जनता में कर्मनिष्ठता है। यहाँ की जनता में क्या है? कर्मनिष्ठता, यानी कि हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं, धर्म में नहीं, कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म यानी काम करते हैं, जिस काम को एक साथ मिलजुल कर करते हैं उसी में विश्वास रखते हैं। अब यहाँ पर लिखिए धर्मावलंबियों। धर्मावलंबियों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्मनिष्ठता, कर्मनिष्ठता। अभी मेरे साथ आप लोग दोहराइएगा ताकि आपको बोलने के लिए सही सही उच्चारण करने के लिए आ सके। कर्मनिष्ठता, लोगों में प्रेम और ममता की अपार दौलत है। यहाँ के लोगों में प्रेम और ममता की दौलत जो अपार है, यानी बहुत है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा ने भारतवासियों के हृदय पर असीम छाप डाली है। कहते हैं यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यानी कि प्रकृति इतना खूबसूरत है कि हम भारतवासियों के दिल पे एक छाप छोड़ दिया है। हम लोग कहीं भी अगर जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को मन नहीं लगता है, हमेशा मन में बेचैनी रहती है कि अपने भारत देश में ही रहते। भारत देश ही सबसे अच्छा है। इस तरह भारत जो है वंदनीय है, पूजा करने लायक है। इसलिए भारत जो है वंदनीय, यानी पूजा करने लायक, वंदनीय। वंदनीय, पूजा करने लायक। अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं, कविता पढ़ते हैं। कविता जरा ध्यान से आप लोग सुनोगे ताकि आपको पढ़ने के लिए आए, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, सूची भाल पे हिमालय, सूची भाल पे हिमालय, चरणों पे सिंधु अंचल, सूची भाल पे हिमालय, चरणों पे सिंधु अंचल। उर पर विशाल सरिता, शीत हीर हार चंचल, उर पर विशाल सरिता, शीत हीर हार चंचल। मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल, मणिबद्ध नील, मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल। सारा सुदृश्य वैभव, सारा सुदृश्य वैभव मन को लुभा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। कहा जाता है कि भारत जो है हमारा कितना सुंदर दिख रहा है। भारत देश जो है वो हमारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस कविता में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा भारत देश जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। अब इस भारत देश में यहाँ पर क्या दिया गया? सूची भाल पे हिमालय, उसके सिर पे हिमालय का ताज है। हमारे भारत देश में हिमालय पर्वत जो है सबसे ऊंचा है। तो उसे क्या कहा गया है कि हमारे माथे पे, यानी हमारे देश के माथे पे हिमालय पर्वत है, जिसका कि कोई भी और अंत नहीं है, कोई उसे छू नहीं सकता। कहने का मतलब किसी भी देश में इस तरह का पर्वत नहीं है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, इसीलिए हम लोग इसे भारत का ताज कहते हैं। और चरणों में क्या है? सिंधु अंचल, यानी कि हमारे चरणों में गंगा नदी बहती है। इसलिए हमारे देश में तो ऐसे भी नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन गंगा नदी को सबसे बड़ी नदी
माना जाता है। तो यहाँ कहा गया है सिंधु अचंचल, यानी कि बहुत नदियां जो है वो उसका पानी जो है स्थिर नहीं रहता है, वो बहता हुआ पानी है, एक जगह वो उसे हम बांध के नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसे चंचल नदी कहा गया है। चरणों में सिंधु का सागर है, इसके विशाल हृदय में खेलती शीतल, कहते हैं बहुत सारी नदियां जो है, इसके गंगा नदी जो है बहुत बड़ी है, अब जगह जगह पे जाकर के या सिकुड़ती जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर सिकुड़ती, जहाँ जितना उसको जगह मिलता है उतने जगह में वो सिकुड़ जाती है, फिर फैल जाती है। जैसा कि आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें दिया गया है नदियों के बारे में, उसमें बताया जा रहा है कि नदियां किस तरह से सिकुड़ती हैं और फैल जाती हैं, किस तरह से वो छोटे जगहों में सिमट जाती हैं, फिर बड़े जगहों में फैल जाती हैं, क्योंकि गंगा नदी का पानी जो है वो स्थिर नहीं रहता है, वो चंचल है, वो चलता ही रहता है, उसे हम लाख कोशिश कर ले फिर भी उसे रोककर नहीं रख सकते हैं। इसके विशाल हृदय में खेलती शीतल श्वेत नदियां मनोहर है, मनोहर यानी कि हमारे मन को हरने वाला, मनोहर यानी हमारे मन को हरने वाला। मनोहर, मनोहर यानी हमारे मन को हरने वाला, जो कि हीरो के हार की तरह शोभित हो रही हैं। कहते हैं कि यहाँ पर दिया गया मणि बद्ध नील, मणि यानी कि यहाँ पे खेत सब जो होते हैं वो हीरो के हार की तरह है, हीरो के हार की तरह। हमारे देश को ऐसे भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारे देश में खेत ही खेत है। भारत के ऊपर आसमान नील, अब हमारे हर देश के ऊपर है आसमान, लेकिन हमारे देश के ऊपर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश के ऊपर नीला आसमान जो है नीले रत्न की तरह सुशोभित है, और वो शांत है, स्थिर से एक जगह ही टिका रहता है, उसे चाह करके भी कोई हटा नहीं सकता है। सारा सुंदर वैभव, यहाँ की सुंदरता जो है वो सबके मन को ललचाता है, सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए भारत जो है वो हमारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है, इसलिए लोग यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं हमारे देश की सुंदरता को देखने के लिए। हमारा देश बहुत ही सुंदर दिखता है, यहाँ की प्रकृति अजीबोगरीब है, लोग कहते हैं यहाँ की प्रकृति जो है बहुत ही निराली है, इसलिए लोग इसे देखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पढ़ने के लिए आया होगा, नहीं तो एक बार मैं फिर से कविता पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बोलने की कोशिश कीजिए। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, सूची भाल पे हिमालय, चरणों पे सिंधु अंचल, उड़ पर यानी हृदय पर, उड़ यानी हृदय, उड़ यानी हृदय। विशाल सरिता शीत ही रहार चंचल, मणि बद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल, विस्तीर्ण यानी विस्तार रूप से बहुत बड़ा, फैला हुआ, विस्तीर्ण यानी फैला हुआ, बहुत बड़ा। सारा सुदृश्य वैभव मन को लुभा रहा, सुदृश्य यानी यहाँ का नजारा जो है सबके मन को लुभा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। ठीक है, अब दूसरी कविता की ओर चलते हैं। उपवन सघन बनाली, उपवन सघन बनाली, सुखमा सदन सुखाली, उपवन सघन बनाली, सुखमा सदन सुखाली, प्रावृत्त के चांद्र धन की शोभा निपट निराली, कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली, कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली, सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है, सुरलोक की छटा
सारे हैं। हमारे भारत देश में बाग बगीचे बहुत, वो भी घने वन हैं। यहाँ पर बहुत सारे जंगल देखने को मिलते हैं। तो उसे क्या कहा गया, वन कहा गया है, और वो भी घना वन कहा गया है। यानी कि वहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, केवल पेड़ पौधा ही बहुत सारा वहाँ लगा हुआ रहता है। और कोई भी मनुष्य वहाँ जाता तो है, उसको काटने के लिए जाता है, नहीं ना कि वहाँ रहने के लिए जाता है। घने वन राशि एवं पुष्पों की वाटिका। पुष्पों की वाटिका समझते हैं, फूलों का बगीचा, फूलों का घर, जहाँ केवल फूल ही फूल उगे रहते हैं। इन सबको देखकर मन को सुख मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है। वर्षा ऋतु में घने वनों की शोभा जो है और भी बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु में इन वनों की शोभा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश होता है। थोड़ा सा भी आप किसी भी चीज का बीज फेंक दीजिए तो देखिए अपने आप, आपको उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही पानी आ रहा है ना, बारिश हो रही है, तो वो अपने आप जो है बीज जो है अंकुर जाता है और उसमें पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, फिर वही पेड़ का रूप ले लेता है। हमें उसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए और वो हरा भरा दिखता है। इसलिए कहा जाता है बारिश के मौसम में पूरा मौसम जो है, पूरा वातावरण हरा भरा हो जाता है। जब वर्षा होती है तो अद्भुत दृश्य दिखता है। भारत में खेती का काम भी देखने लायक होता है। यहाँ दिया गया है, सूर्यलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है। पूरे जितनी भी खूबसूरती है वो हमारे धरती पर ही है, कहीं इधर उधर नहीं है। स्वर्ग, भारत का स्वर्ग कहते हैं, अगर कहीं है तो अपने भारत देश में है। विश्व में कहीं भी लोग कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग कौन देखने गया है? कोई नहीं, हमारे भारत देश में ही स्वर्ग है, हमारे भारत देश में ही स्वर्ग है। ऐसा लगता है स्वर्ग की सुंदरता को भूमि पर ला रहा है। भारत हमारा कितना सुंदर दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिखाई देता है, सबको सुंदर लगता है। अपने देश में रहने का कुछ अलग ही मन होता है लोगों को। और उसके बाद हमारे भारत देश में तो खैर खूबसूरती की कोई कमी है ही नहीं। अब इसमें आप लोगों को एक जगह दिया गया है, प्राविट के सांद्र धन की शोभा निपट निराली। प्राविट मतलब क्या हुआ? पुष्पों की वाटिका, याद रखिएगा, प्राविट यानी पुष्पों की वाटिका। प्राविट यानी पुष्पों की वाटिका। अब हम लोग तीसरे पोयम की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत है तो एक बार फिर से मैं आपको बोल देती हूँ। उपवन सघन बनाली, सुखमा सदन सुखाली, प्राविट के सांद्र धन की शोभा निपट निराली, कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली, सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। अब हम लोग तीसरे पोयम की तरफ चलेंगे। इसमें दिया गया है, सुरलोक यहीं पर सुख ओक है यहीं पर, सुरलोक यहीं पर सुख ओक भी यहीं पर, स्वाभाविकी सुजनता गत शोक है यहीं पर, सुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा। कहते सुरलोक यानी कि देवलोक, भगवान का जो घर का लोग कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग भी यही है, स्वर्ग भी यही है, यही सुख का घर भी है। सुरलोक यहीं पर सुख ओक यानी स्वर्ग भी यही है और सुखों का घर भी यही है। कहाँ है? हमारे भारत देश की धरती पर ही है। स्वाभाविकी यानी कि प्राकृतिक सुंदरता जो है वो भी यहीं पे है, प्राकृतिक सुंदरता जो है वो भी यही है। और बीता हुआ समय, जो भी बुरा समय जो बीत चुका है वो भी हमारे साथ इसी धरती पर हुआ है, इसलिए हमें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए लिखिए, स्वाभाविकी
स्वाभाविकी। आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि सुचिता स्वधर्म जीवन वेरोग है यहीं पर। सुचिता यानी कि पवित्रता, पवित्रता, स्वधर्म यानी अपना धर्म, पवित्रता और अपना धर्म जो है, कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है कि तुम उस धर्म के लोगों के साथ नहीं रहना, तुम उस धर्म के लोगों के साथ नहीं रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ पढ़ाई भी करते हैं, एक साथ घूमते टहलते, एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल भी होते हैं। यानी यहाँ कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है कि तुम उसके घर नहीं जाओ, तुम उसके घर नहीं जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भारत देश में स्वतंत्रता है, हम लोगों को स्वतंत्र से जीने की इच्छा है तो हमें स्वतंत्रता दी जाती है। हाँ क्या होगा, जाओ, ऐसा बोलते हैं, किसी के साथ भी रहो, कोई दिक्कत नहीं होता है। भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा। भव मोक्ष यानी कि लोग मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जाते हैं। अब हिंदू लोग जाते हैं, काशी जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भव मोक्ष हमको यही प्राप्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो। हम अगर अच्छे कार्य करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति तो यही हो गई, कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। अच्छे कार्य करने से हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, भारत हमारा कितना सुंदर दिख रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पोएम यानी चौथे पोएम की ओर बढ़ते हैं। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु निर्भय निर्बंधनीय भारत, मम प्रेम पानी पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझमें समा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। कहते हैं कि हमारा भारत देश जो है वंदना करने योग्य है, यानी कि पूजा करने योग्य है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। भारत में न्याय से प्रेम करने वाले और निर्भय बंधन मुक्त लोग रहते हैं। भारत में न्याय से प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, बिना डरे रहने वाले लोग होते हैं। निर्भय यानी किसी से कोई डर नहीं और बंधन मुक्त। भारत देश के हर व्यक्ति में प्रेम की भावना होती है, भारत देश के हर व्यक्ति में प्रेम की भावना होती है। सब प्यार से रहते हैं एक दूसरे से, वे एक दूसरे को सहारा देते हैं। हर व्यक्ति में ममता समाई हुई है, इसका सौंदर्य वैभव सबके मन को लुभा रहा है। इसका सौंदर्य वैभव जो है वो सबके मन को लुभाता रहता है। अब आप लोग लिखिएगा अभिनंदनीय। देखा प्रेम पाने का मतलब क्या हुआ? प्रेम पूर्ण हाथ बढ़ाना, यानी कभी भी किसी को भी किसी चीज की दिक्कत ना हो उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। यानी हर भारतीयों के मन में यह रहता है कि हम सभी लोग प्यार से मिलजुल कर एकजुट होकर के रहें और हर किसी के सुख दुख में ये लोग मदद करते हैं, करनी भी चाहिए। इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हम भारतवासी जो हैं सब मिलजुल कर रहते हैं और हमें हमेशा अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगले कक्षा में हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्लास वर्क में लिखिएगा। ठीक है, देख लीजिए ये कठिन शब्द जो है आप इसे क्लास वर्क में लिख करके